नमस्कार, मैं हूं अमिता मिश्रा और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जी हां, पीओके मामले पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जी हां, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और ऋषि कपूर के पीओके पर दिए गए बयान के बाद रायपुर में आरएसएस कार्यकारी मंडल के सदस्य इंद्रेश कुमार ने फारूक अब्दुल्ला और ऋषि कपूर के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस कार्यकारी मंडल के सदस्य इंद्रेश कुमार रायपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान संवाददाताओं ने उनसे जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और ऋषि कपूर के पीओके पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया चाही, तो इंद्रेश ने बेहद तल्ख शब्दों में दोनों की आलोचना की। इंद्रेश ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान प्रेमी हैं, वो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान की गाते हैं। इनकी स्टेटमेंट से ये नंगे हो गए हैं। माफी मांग ले तो शायद देश माफ कर सकता है, नहीं तो इनको ज्यादा अच्छा है हिंदुस्तान छोड़कर अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो वहां जाकर रह ले। हिंदुस्तान में क्यों रहने का वो कष्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का खाएं और हिंदुस्तान को गाली दें और बदनाम करें। ऐसे गद्दारों से देश ने सावधान रहना चाहिए। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने बयान देकर कहा था कि पीओके पाकिस्तान का है और इसे पाकिस्तान से कोई नहीं ले सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में एक जनसभा में बोल रहे थे। वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सकी। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी अटम बम है, वो भी हमारे ऊपर ही डालते हैं। मेरा गलत तो हमारा ही होगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर फिल्म स्टार ऋषि कपूर ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ऋषि ने ट्वीट किया था कि फारूक अब्दुल्ला जी सलाम, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ सर। जम्मू कश्मीर हमारा है और पीओके उनका। यही एक तरीका है जिनसे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। इसके अलावा मैं 65 साल का हो गया हूँ और मरने से पहले पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जड़ों को देखें। बस करवा दीजिए सर, जय माता दी। ऋषि के इस ट्वीट के बाद से ही सियासत गरमा गई है और एक बार फिर कश्मीर को लेकर सियासी शोर सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। या तो पीओके को लेकर एक बार फिर से सियासी शोर सुनाई देने लगी है। रायपुर में भी आरएसएस के कार्यकारी मंडल के सदस्य इंद्रेश कुमार ने फारूक अब्दुल्ला और ऋषि कपूर के खिलाफ जवाब दिया है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टेट हेड के गांधी जी कुछ खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर। देखिए, इस खास चर्चा में हमारे साथ में अभी दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सलीम राज जी हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर स्नेह लता पाठक हैं, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम व्यंग्य लेखिका हैं। तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और पहले सलीम राज से ही समझ लेते हैं, क्योंकि सलीम राज जी ने अभी फारूक अब्दुल्ला के मुद्दे को लेकर इन्होंने पुतला यहाँ पे जलाया था और अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो खुलकर यहाँ पे सामने आई थी। सलीम जी, आपने भी कश्मीर का कई बार दौरा किया है और इंद्रेश कुमार जी जब यहाँ पे पहुंचे तो उनसे जब बातचीत हुई तो कहीं न कहीं कश्मीर को लेकर एक दर्द जो है उनका भी उभर के सामने में आ गया कि जो भारत में रहते हैं वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पैरवी करते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होने के कारण हम उसके लिए जान देने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो जब तक शरीर है तो जब तक सर नहीं रहेगा तो हमारा शरीर बेकार है। तो जम्मू कश्मीर हमारा सर है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा करना हमारा है।
फारूक अब्दुल्ला जैसे उनकी 3 पीढ़ी रह चुकी है। उनके पिताश्री वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा मुख्यमंत्री रहा। जब वो संसद रहते हैं और संसद में वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और वही संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। और जग जाहिर है कि वो पाकिस्तानी प्रेमी है, इसलिए उसको तत्काल पाकिस्तान भेजना चाहिए। और ऐसे लोगों के कारण इस्लाम बदनाम होता है। फारूक अब्दुल्ला कोई इस्लाम का रहनुमा नहीं है, वो इस्लाम को बदनाम करने वाला है। यहाँ पे जिस तरह से आपने जो बातें कही है, कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीरे जी का भी जो बयान आया, उनका भी ये कहना था कि संविधान, क्योंकि आपने संविधान का जिक्र किया और संविधान के तहत उनका ये कहना है कि कश्मीर तो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। देखिए, भारत अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा। वहाँ का तिरंगा अलग है, वहाँ का संविधान, वहाँ का नियम अलग है। धारा 370 का पूरा दुरुपयोग किया जाता है। हमारी कमाई और वहाँ की समाई, और वहाँ की समाई से वो खाली आतंकवादी घटना बढ़ती है। और वहाँ पर कट्टरपंथी लोग करते कि हिंदुस्तान का ऐसा नक्शा दिखाया जाता है कि वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान सुरक्षित नहीं, आप ही सुरक्षित हो, ऐसा उनके मन में जहर भर दिया जाता है। तो जब हम जम्मू कश्मीर जाते हैं तो हमको नफरत की नजर से देखा जाता है। और 2म दर्जा क्या बोले, कहा कि हिंदुस्तानी बोला जाता है। तो मैंने बोला आप पाकिस्तानी हो क्या? बोले नहीं, हम आजाद लोग हैं। तो हमारा खाते हमारा नहीं गाते, ऐसे लोगों को क्या खड़े होकर गोली से मार देना चाहिए और निकाल देना चाहिए। और पाकिस्तान का प्रेम तो पाकिस्तान चले जाना, उनको हिंदुस्तान सरकार आने जाने के किराया और 5-5 लाख रुपए भी दे देंगी। यहाँ पे हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की जो प्रथम व्यंग्य लेखिका हैं, इसमें लता पाठक जी। पाठक जी, यहाँ पे क्योंकि कश्मीर आप कई बार गई होंगी, वहाँ की वस्तु स्थिति को आपने देखा होगा, समझा होगा, अपने व्यंग के जरिए अपने तमाम पीड़ा को भी आपने सामने रखा होगा। लेकिन जो स्थिति कश्मीर की उभर के सामने आ रही है, पत्थरबाजी हो रही है, वहाँ पे कई मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं, अलगाववादियों की अपनी मांग है, और इस बीच में अगर स्थानीय वहाँ के नेता इस तरह की बात करते नजर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे जो अखंड भारत के सपने की हम बात करते हैं उस पर सवालिया निशान उठता है? बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर वहाँ के नेता इस तरह की बातें करते हैं तो अखंड भारत के खंड खंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बातें वहाँ की जनता को एक प्रकार से निराश करते हैं। वहाँ की जनता हताश हो जाती है और वो अपने क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के इस तरह का काम करती है। दूसरा, जो कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं वो मैं देखती हूँ कि ये पाकिस्तान के द्वारा ही उनको मुहैया कराया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप इतने पत्थर फेंकिए, आपका लड़का स्कूल जाके क्या करेगा, आपको हिंदुस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ के लोग जो रोटी के लिए भी तरस जाते हैं तो वो इस तरह का काम करते हैं। वास्तव में उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रारंभ से ही भारत के हिस्सा रहे और भारत में ही रहना चाहते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, न भारत पाकिस्तान से लेना देना, उनको अपनी रोजी रोटी कमाना है। इस तरह और हमारे जो कालिदास हुए हैं, बहुत बड़े संस्कृत के कवि हुए हैं, वो कश्मीर के ही थे। उन्होंने जो वर्णन कश्मीर का किया है, भारत का जो सिर मुकुट बताया है कि ये तो भारत का मुकुट है, और इस तरह के वर्णन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वही कश्मीर आज किस तरह से दुर्दशा को झेल रहा है। वहाँ के पंडितों को बाहर भगा दिया गया ताकि वो जिहाद न छेड़े, ताकि वो अलग धर्म की बात न करें। अब होता क्या है कि कश्मीर में भी जो लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को पालने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तानी उनको और वर्गलाते हैं और भारत के विरोध में खड़ा कर देते हैं। और ये लोग अपने विचारों से काम नहीं लेते हैं, सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। ऐसी हालात में फारूक अब्दुल्ला जी का ये बयान कि वो जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का ही है, उसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए, ऐसे में वहाँ की जनता और भड़क जाती है और वो सोचती कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं। जो हालात भारत झेल रहा है इतने सालों से, हम देख रहे हैं कि कितने हमारे फौजी भाई मारे जा रहे हैं, कितने लोगों का बलिदान हो रहा है, इसीलिए कि वो जो हमारा हिस्सा है वो हमारा ही रहे। क्योंकि अंग भंग यदि कोई देश हो जाता है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है। अंग भंग की जो आपने बात कही, और अंग भंग से रिलेटेड है बंग भंग, और लिहाजा कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर वो दर्द है कि जो बंग भंग हुआ इसलिए भारत का भी अंग भंग कर दिया जाए। और लिहाजा ऐसे में कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पे बहुत सारे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, चाहे स्थानीय नेताओं की बात हो, चाहे अलगाववादी लोगों को शरण देने की बात हो। क्योंकि देखिए, अभी मैं चर्चा करा दूं कि प्रभात मिश्र जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, राजनीतिक विशेषज्ञ, शायद इनका तरुफ में नहीं करा पाया था और अभी ये हमारे साथ इस पैनल में आ चुके हैं। प्रभात मिश्र जी, जो मैंने आपसे पूछा कि अंग भंग की जिस तरह से पाठक जी ने बात कही, कहीं न कहीं बंग भंग हुआ इसलिए भारत के अंग भंग की ओर
पाकिस्तान पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। अब यहाँ ऐसे में इस तरह के बयान निकल के सामने आते हैं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अभी बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान जिनकी हत्या हुई थी, उनकी अभी बरसी भी हुई बीते दिनों। तो ऐसे समय में जब कश्मीर में ये बातें कही जा रही है, तो लिहाजा मैं जहां तक समझता हूं कि ये तो बिल्कुल ही कहीं से भी उचित नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं कि कश्मीर वो भारत का अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा वो। जहां तक बात है वर्तमान समय में, तो अभी जैसा कि भारत सरकार के द्वारा वार्ताकार के रूप में पूर्व इंटेलिजेंस जो ब्यूरो के जो चीफ थे दिनेश्वर शर्मा, उनको नियुक्त किया गया है। और जब उन्होंने अपने डायलॉग शुरू किए हैं, तो वहां पे जो मुख्य कारण है कश्मीर में, हम जैसा कि जानते हैं कि अलगाववादी राजनीति एक वहां के मुख्य जो है, उसके कारण में एक हम देखें तो ये जो तीन तिकड़ी है ना, गिलानी, यासिन मलिक और फारूक, ये जो तीनों हैं, इनको जब तक हम लोग जो डायलॉग की जो बात की जा रही है, एक तरह से इन लोगों ने सेपरेशन की बात कही है, लेकिन इन सेपरेशन की बात करने से कुछ नहीं होगा। और उन्हें इस बात को मानना होगा कि भारत में रह करके ही, क्योंकि मुझे याद आता है हमारे जो अल हिलाल के जो संपादक रहे हैं, जिनका नाम क्या बोले, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने कभी कहा था पार्टीशन के समय कि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं, उनका अस्तित्व यहाँ पे रह करके ज्यादा सुरक्षित है बनिस्बत पाकिस्तान जाने की। और आप लिहाजा देख रहे होंगे कि वहां पे मुहाजिर कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन जिस प्रकार से वहां पे कराची में अपना एक अलग सेपरेशन एक ग्रुप बना के रह रहे हैं, और वहां पे उनको अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे उदाहरणों को यदि हम देखते हैं, उसके बाद यदि फारूक अब्दुल्ला इस प्रकार के बयान देते हैं, तो लिहाजा मैं जहां तक समझता हूं कि बड़ी ही चिंताजनक और एक तरह से शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है, और वो कहीं से भी हमें स्वीकार्य नहीं है। और ये कश्मीर के भी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि उनका जो अस्तित्व है वो भारत में रहकर कि ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा गरिमामयी है, ज्यादा गौरवमयी है। ज्यादा गरिमामयी है, ज्यादा गौरवमयी है। मुजाहिदीन की आपने बात कही, और सलीम राज जी कई बार कश्मीर जा चुके हैं। लाल चौक पे झंडा फहराने को लेकर भी बीजेपी लगातार कई बार कैंपेन कर चुकी है, लेकिन अक्सर अमूमन ऐसा ही होता है कि लाल चौक तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां पर गिरफ्तारी होती है। और JNK में जो स्थिति होती है, लगता है कि भारत से आप कटे हुए हैं, वहां की व्यवहार भी उस तरह के देखने को मिलता है, क्योंकि वहां की सरकार अलगाववादियों के दबाव में है और अलगाववादियों के अलगाववादियों के दबाव की वजह से ऐसे बयान आते हैं, अलगाववादियों को खुश करने के लिए, सिर्फ अलगाववादियों को खुश करने के लिए ही और अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए ये इस टाइप के बयान जारी करते हैं। अलगाववादी जिस तरह से लगातार फंड राइडिंग में गिरफ्तार हो रहा है यासिन मलिक, और अलगाववादी जितने परिवार के नेता है, उनका पूरा बैकग्राउंड रिकॉर्ड देख लीजिए। उनका पूरा फंड कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। उनका परिवार कहाँ रहता है? 2 लोग यहाँ रहते हैं, 3 लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो पूर्ण पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी लोग हैं, और अलगाववादी के समर्थक है फारूक अब्दुल्ला। वो अलगाववादियों की बात फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, अपने मन की बात नहीं बोल रहा है। तो अलगाववादियों के कारण जो स्थिति है, पत्थरबाजियों को पैसा देना, आज नोटबंदी के कारण नोटबंदी हुई है, उसके बाद से वो पत्थरबाजी कम हो गई है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई है, नक्सलवादी समस्याएं कम हुई है। ये क्या हुआ? फंड रेडिंग के कारण हुआ है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, वह संविधान में उनके पिताजी भी थे और ये भी थे। संविधान में 24 सीटें ऐसी है जहां आज भी चुनाव नहीं होता है, 6 मनोनीत विधायक होते हैं, वहां नहीं कर पाए। क्या बात है? सिर्फ ये पाकिस्तान के दबाव में। पाकिस्तान का दबाव है। श्रीमती पाठक जी, अगर कश्मीर को समझा जाए, कश्मीर के जमीनी हकीकत को समझा जाए, क्योंकि आप कई बार कश्मीर जा चुके हो, आपका अनुभव क्या रहा है कश्मीर को लेकर जमीनी स्तर पर? क्योंकि देखिए तमाम बातें होती है, किताबी ज्ञान होता है, पढ़ा दिया जाता है कि ये स्थिति है, इस तरह का बंटवारा हुआ, लेकिन जमीनी स्थिति पर आपको क्या दिखता है? देखिए, मैं एक वाकया बताती हूँ। जब मैं अमरनाथ जी के दर्शन करने गई और कश्मीर से जब मैं बालटाल पहुंची, तो वहाँ पर मेरे साथ का जो सहयात्री था वो बहुत बीमार हो गया, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो मैं स्वास्थ्य कैंप में गई उसको ऑक्सीजन दिलाने के लिए, ताकि वो हम श्रीनगर उतर सकें। तो वहाँ पर जो रजिस्टर लेकर के बैठे हुए थे वो फौजी ही थे, लेकिन हो सकता है वो पाकिस्तानी मानसिकता वाले रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मरीज को ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। ये एक सच्ची बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे और पाकिस्तानी मिलिट्री को सैल्यूट मारेंगे। तो मैंने कहा कि क्यों? तो कहने लगे कि आपके जो बाबा हैं जिनके दर्शन करने आई है, हमारी जमीन पर हैं, हम आपको दर्शन करने देते हैं, बहुत बड़ी बात है, ये पूरी सच्ची घटना है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने भारतीय सेना को सैल्यूट करूंगी और आप भले ऑक्सीजन दें या न दें, और मेरी भारतीय सेना जो मुझे अपने सुरक्षा के घेरे में यहाँ तक लाई, मैंने दर्शन किए, इसलिए मैं उसको बार बार सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ। तो उसने वहीं से कहा कि इनका सिलेंडर बंद कर दो। देखिए,
तो उसके पहले एक डॉक्टर से मेरा परिचय हो चुका था और उस समय मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी, रिटायर्ड नहीं हुई थी। तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि सर इनसे अच्छा बिहेव कीजिए, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये मामला तब पकड़ सकता है। तब कहीं 5 मिनट के लिए गैस ऑन की गई और हम अपने यात्री को श्रीनगर तक लेकर के आए। तो इस तरह से जो हम जब टैक्सी में बैठे थे वो लोग भी कह रहे थे हमको नहीं चाहिए दिल्ली वालों का राज, क्यों हमारे ऊपर राज करते हैं, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये सब किराए के लोग हैं सर, इनको किराया दिया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है, इनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और हमको क्या चाहिए। इनके वैचारिक जो स्तर है वो उतना सोच वाला नहीं है कि ये कश्मीर के खंडन के लिए, कश्मीर के बर्बादी के लिए इस तरह का बोल रहे हैं। इनका इससे कोई मतलब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयान देते हैं तो वहाँ पर और आंदोलनबाजी शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वहाँ के लोगों की आप हालत देखिए कि इसमें लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ के आदत बहुत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर ये अपने दिमाग से विचार करें और सोचें कि नहीं हम भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो ये इस स्थिति से उबर करके और अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर फले फूले और बहुत अच्छा फले फूले और बहुत अच्छा एक प्रतिनिधित्व वहाँ से दिखे, वहाँ की युवा काफी आगे बढ़े। वैचारिक आपने बात की, वहाँ की वैचारिक चिंता और भिन्नता, जिस तरह से वहाँ पे बिखराव की स्थिति है, इतिहास के अगर पन्नों को पलटा जाए तो आप किसको कसूरवार मानते हैं? क्योंकि अभी हाल के दिनों में अगर जितने भी स्पीचेस सुने जाए, चाहे शिवराज सिंह चौहान का स्पीच हो, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी स्पीच अभी बेमित्रा में निकल के सामने आया, इस स्पीच में कई सारी बातें आती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पाता कि वो विश्वास करे तो करे किसका। अब देखिए, आजादी के पश्चात ही कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कश्मीर में, जिसमें 1947 में जो कबायली जो आक्रमण हुआ, यदि हम कबायली आक्रमण को देखें तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक बात जो सामने आती है वो ये थी कि जब वो कश्मीर में वो सेना कबायली के रूप में घुसी, पाकिस्तान समर्थित, तो वहां पे एक धर्म विशेष के चीजों को पढ़ने के लिए कहा गया। वहां पे जब वो लोग नहीं पढ़ पाए तो उन लोगों की हत्या कर दी गई। कश्मीर से तो ऐसे विस्थापन का दौर शुरू हुआ है। तो एक तंग नजरिए से देखने की कोशिश जो है हमेशा से कश्मीर में रही है। जबकि हम राजा हरि सिंह और उसके पश्चात शेख अब्दुल्ला का बयान देखें, उस समय की अतीत में झांकें अपन, तो शेख अब्दुल्ला ने भारत में रहने की बात कही थी। ये फारूक अब्दुल्ला की जो पिता हैं, और जब उन्होंने भारत में रहने की बात कही थी और भारत में ही भविष्य को सुरक्षित देखने की बात कही थी, उसके पश्चात जिस प्रकार की राजनीति कमोबेश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कश्मीर में, वो कभी भी मुख्य धारा की राजनीति नहीं रही। वहां पे कभी भी भारत से जुड़ाव की बात नहीं की गई। हमेशा एक स्वायत्तता के नाम पर एक तरह से कश्मीर में एक पाकिस्तान का एक पृष्ठपोषण जो है किया जाता रहा है। वर्तमान जब सरकार आई है तब से लेकर के, और इसके पूर्व में जब वाजपेयी जी थे तब उन्होंने भी बहुत इंसानियत के दायरे में रहकर की जो बात उन्होंने कही थी। वाजपेयी जी जब गए पाकिस्तान और जब वो लौटे तब कारगिल का एक दृश्य भी उभर के सामने। बिल्कुल ये बात सही है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब पाकिस्तान से डायलॉग करने की कोशिश की जाती है तो लाहौर आता है, कारगिल आता है, उसके बाद उड़ी आता है, पठानकोट आता है। लेकिन ऐसा अब सोचने से तो चलेगा नहीं, और हमें संवाद की जो निरंतरता है उसको बना के रखना पड़ेगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि कश्मीर जो है हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक और सौहार्दपूर्ण हमारा हिस्सा रहा है। आप संवाद की बात करते हैं, लेकिन वही वेद प्रताप वैदिक जी कुछ अलगाववादी नेताओं से जब बात करते हैं तो उनको भी उनका समर्थक मान लिया जाता है। ये ऐसी स्थिति भी उभर के सामने आती है। आखिर बातचीत किस तरह से और कैसे आगे बढ़ाई जाए? अब देखिए, लोकतांत्रिक यदि सरकारें, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और ऐसा बिल्कुल जानते भी हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं जो बनती हैं वो केवल दिखावा मात्र है, वो मुखौटा होती हैं, और वहां पे असली सरकार तो सेना के पास में है। और सेना वहां पर काबिज हुई है, सत्ता पे। सेना बिल्कुल काबिज हुई है। ठीक है, आजादी के बाद 1957 में काबिज हुई है, उसके बाद से एक सिलसिला चलता रहा है लंबा। तो यदि हम देखें तो ये बात वेद प्रताप वैदिक के नजरिए से, अब उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक डायलॉग करने की उन्होंने हो सकता है कोशिश की है। उन्होंने बातचीत की थी, एक अलगाववादी नेता का इंटरव्यू भी किया था, जिसके बाद से जो स्थिति उभर के सामने थी पूरे देश में, कि उनको एक तरह से समर्थक के तौर पर भी देखा जाने लगा था। नहीं, ऐसा तो खैर संवाद की जो भी स्थिति आती है मैं तब उस और बात करता हूँ। जी देखिए, बस ये देखना होगा कि संवाद का उद्देश्य क्या है, संवाद की दिशा क्या है, और हम संवाद कहाँ कर रहे हैं। और रही बात वेद प्रताप वैदिक जी का, तो अब उसमें जितना संवाद और विवाद होना था वो हो चुका है। लेकिन एक के कपूर परिवार वो क्यों आ रहा है इस तरह से? क्या लगता है आपको कि ठीक है, फारूक अब्दुल्ला की बात समझ में आती है कि वो वहां पे है, लेकिन ऋषि कपूर जी का जो ट्वीट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे भी अपने जो परिवार जहां से पला बढ़ा, जहां से उनकी उत्पत्ति हुई, उसको देखना समझना चाह रहे हैं, लेकिन उनका भी ट्वीट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही समर्थित करता नजर आ रहा है।
इसके पीछे भावनात्मकता भी हो सकती है कि उनकी जो मूल जड़ें हैं वो पाकिस्तान में हैं। उनकी जो परिवार था पहले का, जो उनकी पीढ़ी के पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वहीं पर पले बढ़े हैं। उनके पिताजी का जन्म, दादाजी का जन्म वहीं हुआ, तो हो सकता है वो एक भावना उभर कर आती हो। परंतु अब उनके मन में क्या है ये तो नहीं समझ सकती, लेकिन हाँ इस समय वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत रिएक्ट करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात कही कि हम बातचीत के द्वारा हल निकालें, तो क्या हो, हमने कब बातचीत का रास्ता नहीं बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कई बार गए, मोदी जी भी बार बार उनसे समझौता करना चाहते हैं, बातचीत के द्वारा मुद्दा हल करना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बातचीत करके जैसे ही आते हैं दूसरे दिन फिर हमारे फौजी छावनियों पर हमला हो जाता है। तो ये दिल में इतना कलुष है, इनके मन में इतनी कालिमा है और इतना बेगैरत लोग हैं कि अपनी बात पर भी वो अटल नहीं रहते हैं। और जो भारतीय मानसिकता है वो आत्मिक शुद्धता की मानसिकता है कि जो हम कह देते हैं हम उस पर करके दिखाते हैं। तो आत्मिक शुद्धता की बात यहाँ पे श्रीमती पाठक जी ने कही। आत्मीयता की अगर तौर पे अगर बात की जाए तो भारत कहीं न कहीं अपने मूल भावनाओं के साथ में, समरसता के साथ में, शांति के साथ में आगे बढ़ने की सोचता है। लेकिन वहां पे जो स्थिति है, क्योंकि अभी एक फुटबॉलर की भी कहानी निकल के सामने आ रही थी कि वो आतंकवादियों के कैंप में शामिल हो गया, लेकिन माँ के दर्द फिर वापस आया एक सप्ताह के अंदर, और उसका भी माँ का एक दर्द छलक के सामने आ गया। वहां पे युवा कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में है। युवा टोटल भटकाव की स्थिति में है कि उनको वहाँ पर शिक्षा से दूर रखा गया है। और गरीबी, जो जब शिक्षा से दूर रहेगा तो अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण बोले कि आपके कारण इस्लाम खतरे में है। आप यहाँ पर आप उस कम्युनिटी से आप खुद बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है खतरा है? नहीं, वहाँ पर जो डर भय पैदा कर दिया गया है ना कि हिंदुस्तान का दूसरा रूप जम्मू कश्मीर में दिखाया जाता है, अच्छा रूप नहीं देगा। जम्मू कश्मीर से ज्यादा सुरक्षित हमारे दूसरे प्रदेशों में मुसलमान सुरक्षित है। वहाँ डर दिखाया जाता है कि डर होने के कारण उनको पढ़ाई से दूर रखा गया है। दूर रखने के कारण ये हुआ कि आप आतंकवादी घटना करिए। और पाकिस्तान प्रो होने के कारण जब हम बात करें तो हमारे पीठ में गोपने वाला छुरा गोपे, जब तक उन्होंने बात की तो पाकिस्तान हमेशा नापाक रहा। नवाब शरीफ हमेशा नवाब शरीफ है, उसका उल्टा क्या होता देख लीजिए। तो हर काम उसका उल्टा है। तो पाकिस्तान तो आतंकवादी घटना पाकिस्तान के कारण बढ़ रही है। जिस दिन वहाँ का फंड राइजिंग बंद हो जाएगा और मुसलमान शिक्षित हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो प्रदेश देश का सबसे सुंदर प्रदेश हमारा होगा। शिक्षित हो जाएंगे, ठीक है, तमाम बातें हो जाएंगी, लेकिन जब शिक्षित लोग ही, जैसे ऋषि कपूर जी शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, ट्वीट यूज कर रहे हैं, वो ऐसा अगर पाकिस्तान की पैरवी करेंगे तब क्या? देश के अंदर बैठे लोग, ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, जो एक गाइड कर सकते हैं समाज को, वो है अगर उनके तरफ से ऐसे अगर बयान आएंगे, सोशल नेटवर्क पर ऐसे बयान आएंगे, तब ऐसा क्या? हमारी बहन ने बताया कि उनका कहीं ना कहीं परिवार का लगाव रहा होगा, उनके दादाजी। कुल मिलाकर भावनात्मक एक पक्ष है ऋषि कपूर जी का, और यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर हमारे तमाम मेहमानों ने इसमें खास पर चर्चा में हिस्सा लिया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सलीम राज जी का, स्नेहलता पाठक जी का और साथ में प्रभात मिश्र जी का, जो इस परिचर्चा में शामिल हुए और जो तमाम बिंदु था उस बिंदु पर गहरी अपनी बात को यहाँ पे गहराई से उन्होंने रखा। बैक टू स्टूडियो।